है। ठीक है, कब दो चीजें होती है, एक तो होता है ब्लड प्रेशर, एक होता है हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर कब हम कहेंगे और कब हम कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है, यूजुअली हर चीज का अपना एक प्रेशर होता है, तो इसी तरीके से जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, दैट मीन्स कि द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऐसा सच कोई डिजीज नहीं, बल्कि वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, ये जो है ये ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन है। ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन है कि प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वेसल वॉल, अगेंस्ट द वेसल वॉल, या यूं कह लीजिए अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। अब जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन कब कहेंगे, जब यही ब्लड प्रेशर, एक जो थ्रेशोल्ड होता है, एक जो नॉर्मल होता है, उससे इतना ज्यादा हो जाए कि वो पेशेंट्स की हेल्थ को बहुत सारे ऑर्गन्स के डैमेज के रिस्क पे कर दे। तब मतलब इस लेवल पे उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए कि जो पेशेंट्स हेल्थ है, दैट इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज। बहुत सारे ऑर्गन, जो टारगेट ऑर्गन इसमें डैमेज होते हैं, उनमें से कोई एक भी अगर ऑर्गन डैमेज हो गया, दैट मीन्स कि वो टारगेट ऑर्गन डैमेज की लिस्ट में आ जाता है। तो इसकी जो हाइपरटेंशन की ये डिफिनेशन है, बीपी एलिवेशन टू ए लेवल that replaces a patient's at increased risk for target organ damage इन सेवरल वास्कुलर बेड लाइक रेटाइना एंड, जहाँ पे एक चीज इसमें खास तौर से ब्लड प्रेशर का, सबसे हाई ब्लड प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है उन जगहों पे, उन ऑर्गन्स पे आता है जहाँ पे एंड आर्टरीज होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अनास्टोमोसिस नहीं होती, जहाँ पे बहुत ज्यादा अनास्टोमोसिस नहीं होती बल्कि एंड आर्टरीज होती है, वहां पे इसके ज्यादा रिस्क होते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज, लाइक रेटाइना। यहाँ पे जो रेटाइनल आर्टरी है वो क्या, एंड आर्टरीज है। इसी तरीके से हार्ट है, हार्ट में जो कोरोनरी सर्कुलेशन है उसके बाद क्या, वो एंड आर्टरीज में आता है। किडनीज में जो रीनल आर्टरीज है वो एंड आर्टरीज में आती है। और जो लार्ज कंड्यूट आर्टरीज है, खासतौर से जो अर्ट है, यहाँ पे जो होता है डाइसेक्शन हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है तो डाइसेक्शन की एक कंडीशन है, aortic डाइसेक्शन, वो डेवलप हो जाती है। तो ये हाइपरटेंशन की डिफरेंस, यानी ब्लड प्रेशर जो है एक नॉर्मल से जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो पेशेंट्स को टारगेट ऑर्गन डैमेज के रिस्क पे अगर पहुंचा दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन है ना, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, स्टेज वन, स्टेज टू। कब हम कैसे कहते हैं, कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया। तो नॉर्मल जो प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक जो लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80, ये तो नॉर्मल हो गए। अब जो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होती है, यानी स्टेज अगेंस्ट द नॉर्मल बट नॉट सो, इतना ज्यादा ना हो कि उसको हम हाइपरटेंशन अभी डिस्क्राइब कर सकें, नॉर्मल से तो ज्यादा हो, जैसे डायबिटीज में प्री डायबिटीज एक स्टेज आती है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे है कि नॉर्मल से ज्यादा है लेकिन अभी वो हाइपरटेंसिव स्टेज में नहीं पहुंचा है, उसको कहा गया प्री हाइपरटेंशन स्टेज। और 120 टू 139 mmHg सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80 टू 89, ये जो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। अब हाइपरटेंशन को फर्दर जो है दो स्टेज में डिवाइड किया गया, स्टेज वन और स्टेज टू। जो हाइपरटेंशन स्टेज टू है वो 140 टू 159 mmHg एंड डायस्टोलिक 90 टू 99, और स्टेज टू में मोर देन 160 एंड मोर देन 100। अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 160/100 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो हाइपरटेंशन स्टेज टू की कैटेगरी का हो गया है। ठीक है, तो अब जो इसका क्लासिफिकेशन होता है हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, अब हाइपरटेंशन को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से, तो एक प्राइमरी एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इसमें खास बात क्या है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 90% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ये पाया जाता है। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन को और क्या कहते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। अब इडियोपैथिक के माने क्या होता है, दो चीजें विच हैज नॉट एनी डेफिनेट काज, ऐसी तमाम डिजीजेज जिनका कोई डेफिनेट काज नहीं होता उनको इडियोपैथिक कहा जाता है। इसका कोई काज फिक्स नहीं है, ओल्ड एज में ये मान के चला जाता है कि जब जो आर्टरीज, स्पेशली जो आर्टरीज होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, नैरोइंग हो जाती है उनकी, उसकी वजह से विद एजिंग, यानी उम्र के साथ साथ जो है
आर्टरीज जो होती हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म होता है, इसमें कुछ इसका कोई स्पेसिफिक काज नहीं है, इसीलिए इसको इसेंशियल या इडियोपैथिक भी कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में यही इसेंशियल हाइपरटेंशन ही पाया जाए। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी जिसका एक डेफिनेट काज हो, कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन है जहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एलिवेटेड होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उनका एक काज होता है, तो उस काज को अगर ट्रीट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसकी बहुत अच्छी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे रीनोवास्कुलर डिजीज में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, या रीनल पैरेनकाइमल डिजीज में जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसके अलावा हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में कशिंग सिंड्रोम है ना, और आर्टिक डाइसेक्शन है, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इनका एक डेफिनेट काज है। इनका डेफिनेट काज, अगर हम काज को ट्रीट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई काज नहीं होता, एज रिलेटेड है। विद एजिंग, उम्र के साथ साथ जो है आर्टरीज स्टिफ होने लगती हैं, उनमें जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होने लगती है, और उनका जो ल्यूमेन है वो नैरो होना चला है, वो नैरो होता चला जाता है। उस वजह से जो है ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन को पहले लेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसकी एटियोलॉजी क्या होगी? प्राइमरी हाइपरटेंशन का मेन काज क्या हो सकता है? जैसे हमने कहा कि इसका कोई काज नहीं, लेकिन कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कहिए कि इसके कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन के। तो सबसे पहले चीज जेनेटिक फैक्टर्स। क्या ये? जेनेटिक फैक्टर्स। अब जेनेटिक फैक्टर्स में एक चीज कही जाती है कि हाइपरटेंशन जो है इट रन्स इन फैमिलीज। हाइपरटेंशन जो है ये फैमिलीज में रन करता है, यानी किसी के पेरेंट्स को अगर हाइपरटेंशन है तो उस पर्सन को हाइपरटेंशन होने के ज्यादा चांसेस इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जिसके पेरेंट्स जो है हाइपरटेंसिव नहीं है। तो कहा जाता है कि जो ब्लड प्रेशर की ये डिजीज है, हाइपरटेंशन, ये जो है फैमिलीज में रन करती है। अगर किसी की फैमिली में है तो आप स्प्रिंग्स में होने के चांसेस उसके दोगुना होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में ये हो गया कि ब्लड प्रेशर की जो डिजीज है इट रन्स इन families। कहते हैं कि ना, children of hypertensive parents tend to have higher blood pressure than age matched children of people who don't have blood pressure। सीधी सीधी बात है, जिनके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है उनको ब्लड प्रेशर की डिजीज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा जेंडर एंड एथनिसिटी की बात करते हैं हम, ये सब रिस्क फैक्टर है। अब ये कहा जाता है कि ब्लैक पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, ब्लैक पॉपुलेशन में। और फिर सेकंड चीज, जेंडर की बात हम जब करते हैं तो फीमेल्स एज लेस देन 50 ईयर, इनमें जो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज या हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ड्यू टू सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो ऐसे में जब तक एस्ट्रोजन है तब तक ब्लड प्रेशर की डिजीज जो है मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही ये एज मोर देन 50 ईयर्स होते हैं, यानी मेनोपॉज के अटेन करने के बाद, फीमेल्स में 2 to 3 फोल्ड हाइयर इंसिडेंस हो जाता है। 2 to 3 फोल्ड हाइयर इंसिडेंस हो जाता है किसका? हाइपरटेंशन का। अब ओबेसिटी एक अलग से रिस्क फैक्टर है ना, सिंड्रोम एक्स या मेटाबॉलिक डिजीज में ओबेसिटी है, ये एक अलग से फैक्टर हो जाता है किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए। अल्कोहल इंटेक, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। अल्कोहल इंटेक हो गया, सोडियम इंटेक, अगर कोई बहुत ज्यादा साल्ट डाइट ले रहा है तो वो एक अलग से इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर बन जाता है हाइपरटेंशन का। स्ट्रेस, स्ट्रेस में देखिए कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, स्ट्रेस में कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज कर, अब जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया। इसके अलावा कुछ ना ह्यूमोरल मैकेनिज्म है, लाइक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट आ रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और स्पेशली
आपने एक नाम जरूर सुना होगा, रास का। ये क्या होता है रास? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्ट्रान सिस्टम, ठीक है, ये रास मैकेनिज्म, जब इसमें कहीं पे डिफेक्ट आता है तब भी ब्लड प्रेशर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है। बेसिकली जो रास है ना, ओल्ड एज में तो इतना ज्यादा प्रोनाउन नहीं, इसका मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा अंडरस्टूड नहीं, प्राइमरी हाइपरटेंशन। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है रास का। कैसे? मान लीजिए अगर किसी को रीनोवास्कुलर डिजीज है, रीनोवास्कुलर डिजीज का मोस्ट कॉमन जो काज होता है, ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टोनेस, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक काज होता है। अब मान लीजिए हम जनरल जब पॉपुलेशन में बात करते हैं कि पर मिनट किस आर्गन को सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है पर मिनट, तो अराउंड 1200 ml, है ना, अराउंड 1200 ml जो है ब्लड पर मिनट किडनीज में पास होता है, किडनीज को। अब मान लीजिए रीनल परफ्यूजन, आर्टरी स्टेनोसिस हो गई। स्टेनोसिस का मतलब कि अब इसका ल्यूमेन जो है वो नैरो होता चला जा रहा है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में रीनल आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो नैरो हो गया। तो जो रीनल परफ्यूजन होना चाहिए, जो ब्लड वहां पे पहुंचना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। रीनल इस्कीमिया डेवलप हो जाएगी। जब परफ्यूजन नहीं होगा, यानी ब्लड वहां पे नहीं पहुंच रहा है, तो इस्कीमिया डेवलप होने लगेगी। अब जब इस्कीमिया जैसे ही डेवलप होते हैं, यानी अगर ब्लड सप्लाई किडनीज की कम हो जाए, तो किडनी सबसे पहले क्या चीज रिलीज करती है? रेनिन। अब यहाँ पे देखिए, RENIN, डबल एन वाला हो जाएगा ना, तो वो स्टमक रिलीज करता है। तो रेनिन किडनीज जो है, किडनीज जो है वो रेनिन को रिलीज कर रही है, ठीक है। और यही पे ये किडनीज तो रेनिन को रिलीज कर रही है, और एक चीज आती है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 ये कहाँ से रिलीज होता है? ये जो एंजियोटेंसिन है ये लीवर से रिलीज होता है, लीवर से, ठीक है। और ये रेनिन क्या काम करती है? ये जो है, सॉरी, लंग से एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं एस, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम्स, एस, इसको रिलीज करवाते हैं। और ये जो एस है ये किस पे काम करता है? इस एंजियोटेंसिन 1 पे, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये बहुत पोटेंट वासो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। क्या है? वासो कंस्ट्रिक्टर है। ये फर्दर क्या करता है, और जो है वो डिटोरिएट करने लगता है कंडीशन को, वासो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है, अगर हम कहें तो। इसका काम एंजियोटेंसिन का क्या है? वासो वेसल्स को कंट्रैक्ट करके, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके, ल्यूमेन को शार्ट करा के ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ताकि किसी तरीके से जब प्रेशर तेज होगा तो ब्लड जो है वो एंटर करेगा। ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड तेजी के साथ पहुंचना, इसको पहुंचाना कहाँ पे था? किडनीज में। हालांकि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत ये काम कर रहा था कि किडनीज को परफ्यूजन पूरा हो जाए, किडनीज को परफ्यूजन पूरा हो जाए। इस तरीके से ये जो पूरा वर्क करता है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या करता है? बहुत ही पोटेंट जो है वासो कंस्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रैक्ट कर उनके ल्यूमन को शार्ट कराता है। अब मान लीजिए ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन एक ही कहीं पे, मान लीजिए ये रीनल आर्टरी है, तो थोड़ा सा यहीं पे स्टेनोसिस, इसकी वजह से जो है यहाँ पे किडनीज को ब्लड नहीं प्रॉपर पहुंच। अब ये क्या कर रहा है, ये जितने भी आर्टरीज है सबके ल्यूमेन को शार्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2। तो जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड सप्लाई जो है वो तेज होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो ब्लड तेजी के साथ आएगा, तो मे भी थोड़ा सा इसका परफ्यूजन जो है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। ये पूरा मैकेनिज्म, जो रास का पूरा मैकेनिज्म ये काम करता है, खासतौर से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में। अब इसलिए एक चीज और कही जाती है, अभी आगे बात करेंगे ड्रग्स की, तो कभी भी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के पेशेंट में हम एस इनहिबिटर्स नहीं देते हैं, एस इनहिबिटर्स हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो रेनिन अपना काम कर रहा है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत काम कर रहा है, किसी तरीके से किडनीज को बचाए रखे, वहां पे इस्कीमिक कंडीशन डेवलप ना होने दे। और आपने एस इनहिबिटर दे दिया, वासो कंस्ट्रिक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ब्लड सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे स्टेनोसिस है, ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी, और किडनीज जो है वो, वहां पे किडनी इंजरी हो जाएगी, या यूं कह लीजिए कि रीनल फेल्योर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ये इसका सब रिस्क फैक्टर्स था। ये जेनेटिक फैक्टर, जेंडर, एथनिसिटी, ओबेसिटी, अल्कोहल इंटेक, सोडियम इंटेक, ये सब क्या है? ये सब रिस्क फैक्टर है। सब एटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर किसके? प्राइमरी हाइपरटेंशन के। अब एक टर्म आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब कहते हैं? जब ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि वो ना टारगेट ऑर्गन डैमेज की तरफ ले जाए पेशेंट को। अगर प्रॉम्प्ट ब्लड प्रेशर को रिलीज नहीं किया गया, दैट मीन्स कि मोर देन 180 टू 120 mmHg, अगर इससे ज्यादा का ब्लड प्रेशर लेके कोई पर्सन प्रेजेंट करता है, दैट मीन्स कि उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, और इसको विद इन मिनट्स इसके ब्लड प्रेशर को हमें रिड्यूस करना है। इसके ब्लड प्रेशर को हमें रिड्यूस करना है विद इन मिनट्स, बहुत जल्दी में। हम इसको ज्यादा देर तक हम नहीं रख सकते, बल्कि इसके ब्लड प्रेशर को फौरन कम कराना है। तो इस ऐसी कंडीशन में इसको कहा जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब ये क्लिनिकल सेटअप में इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। क्लिनिकल सेटअप में जो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, इसको हम दो तरीके से, एक तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, दूसरी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी। अर्जेंसी में ये है कि ब्लड प्रेशर तो एलिवेटेड है, ब्लड प्रेशर मोर देन 180 120 mmHg का है, लेकिन कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है। कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी यानी ब्लड प्रेशर शुड बी मोर देन 180 120 mmHg विदाउट एनी टारगेट ऑर्गन डैमेज। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का। नाउ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो, उसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया दो तरीके से, एक एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन, दूसरा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसको जो है हमने दो तरीके से इसको डिवाइड किया, एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 210 mmHg हो जाए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 210 mmHg हो जाए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120। ठीक है, अगर इससे ज्यादा, सॉरी 120 नहीं 130, अगर इससे ज्यादा एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 210 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130, 130 mmHg से ज्यादा हो रहा है, साथ में टारगेट ऑर्गन डैमेज, एविडेंस ऑफ। अब ये टारगेट ऑर्गन डैमेज जो है, इसके एविडेंसेस कैसे मिलेंगे? इसके एविडेंसेस कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे जो सिम्टम्स मिलेंगे या साइंस मिलेंगी, वो हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, या फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, यानी कंफ्यूजन, मेंटल स्टेटस सही ना हो। ये सारी कंडीशन जब मिलती है, दैट मीन्स कि टारगेट ऑर्गन डैमेज की तरफ ये इशारा करती है, और ये चीज जो होगी वो एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन में आ गई। अब मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ये जो एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन है, ये तमाम फीचर्स पाए जाएंगे along with पेपिलेडिमा। पेपिलेडिमा क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क स्वेल कर जाती है जब बहुत ज्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ता है, ड्यू टू ब्लड प्रेशर। मान लीजिए सडन राइज इन ब्लड प्रेशर 210 220 किसी का है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 140 130 है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो जो ये ऑप्टिक डिस्क है वो स्वेल कर जाती है, तो उसको कहा जाता है पेपिलेडिमा। और जब पेपिलेडिमा डेवलप होता है, तो ये ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना, मेंटल स्टेटस, अल्टर्ड सेंसोरियम, या इवन इन सम केसेस जो है वोमिटिंग भी होने लगती है, कंफ्यूजन वाली स्टेट पाई जाएगी। तो उसको कहा जाता है कि अब ये मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की खास बात ये है कि इजिली ये कंट्रोल नहीं होता है, बहुत आसानी के साथ ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया। लास्ट में एक चीज आती है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन यानी नाम में ही डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 140 mmHg का रहे, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे, विद इन नॉर्मल रेंज। तो इसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। और एल्डरली पीपुल में अक्सर जो है
ये कंडीशन पाई जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यही इंक्रीज करता है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही इंक्रीज रहता है। इसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो दो चीजें मिली यहाँ पे क्राइसिस में, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अर्जेंसी में जो है टारगेट आर्गन डैमेज नहीं मिलेगा, और इमरजेंसी में टारगेट आर्गन डैमेज की कंडीशन मिलती है। अब इसमें एक्सिलरेटेड और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में तमाम फीचर जो है एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन के वो पाए जाएंगे, एलॉन्ग विद पैपिलेडिमा, यानी ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग। ठीक। और आइसोलेटेड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है। अब जो टारगेट आर्गन डैमेज, इसका मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होगा, क्या क्या मिलेगा हमें। लार्ज आर्टरीज में, लार्ज आर्टरीज में कहीं पे एन्यूरिज्म बन जाए तो उसको हमने नाम दे दिया एन्यूरिज्मल डायलिटेशन। एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाए लार्जर आर्टरीज में। वैसे तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो पहले स्मॉलर आर्टरीज में डेवलप होना शुरू हुई, लेकिन टारगेट आर्गन अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो लार्जर आर्टरीज में भी बहुत तेजी के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है। एंड एओर्टिक डाइसेक्शन। ठीक है। ये जो है मैनिफेस्टेशन है टारगेट आर्गन डैमेज का लार्ज वेसल्स में। कार्डियक में क्या क्या मिलेगा, कार्डियक में क्या क्या डैमेज हो सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनरी एडिमा। ठीक है। ये कंडीशन जो है ये टारगेट आर्गन डैमेज, जब अगर कार्डियक या यूं कह लीजिए अगर हार्ट इन्वॉल्व हो गया, उसमें कोई डैमेज हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस पाई जा सकती हैं। अब ये सब के सब नहीं पाई जाएंगी सब में, कोई एक ही मिल सकती है। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट अगर हो गया ड्यू टू इंक्रीज हाइपरटेंशन, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। और याद रखिए कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन काज क्या है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज का, तो वो हाइपरटेंशन है। इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज मोस्ट कॉमन काज ऑफ, सॉरी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज इज हाइपरटेंशन। अब अगर ब्लीडिंग कहीं पे हो रही है तो कोमा भी हो सकता है, कोमा हो सकता है। मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कंफ्यूजन स्टेट में पहुंच जाता है पेशेंट। एक टर्म आता है टीआईए, अगर कहीं तो बहुत माइक्रो इम्बोलाई है और वो बार बार कोई नैरो वेसल्स है उसको जाके ब्लॉक कर रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो कंडीशन फिर से रिवर्स हो जा रही है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स, और बहुत कॉमन है इस कंडीशन में। इसके अलावा स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है। ये जो है ये सेरेब्रोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन है। रीनल में क्या होगा, एक तो हिमेचूरिया, एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोटेमिया। ये कौन सी कंडीशन है, कोई बताएगा। क्रोनिक लीवर डिजीज। इसके अलावा क्रोनिक लीवर डिजीज में एक चीज हम लोग चेक करते हैं अक्सर, सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन कितना हो, मोर देन 1.5, मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड प्रोटीनूरिया जो है एटलीस्ट मोर देन 1+ हो, तब ये क्रोनिक रीनल डिजीज का पेशेंट बन जाता है। एजोटेमिया का मतलब ये है कि यूरिन बने ही ना, है ना, उसको कहते हैं एजोटेमिया। हेमेचूरिया डेवलप हो जाए। और लास्ट में रेटाइनोपैथी, ये भी क्या है, रेटाइनल आर्टरीज क्या एंड आर्टरीज है, तो यहाँ पे हेमरेज हो सकता है, रेटाइनल हेमरेज हो सकता है। एंड पेपिलेडिमा। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में या एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन में। ठीक है, तो ये पेपिलेडिमा डेवलप हो गया, हेमरेज हो गया। ये जो है ये टारगेट आर्गन डैमेज है, कहाँ कहाँ पे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर किन किन आर्गन को मैं जो है टारगेट कर सकता है, तो इन ऑर्गन्स में ये कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रह रहा है, कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में ये कंडीशन डेवलप होती है। अब आइए सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम कब कहेंगे, अब मतलब हम ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर को वो आया हमारी सेटिंग पे, सेटिंग का मतलब ये हॉस्पिटल सेटिंग या फिर क्लिनिक पे, कहीं पे भी वो आया इस तरीके से, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और रेज आ रहा है, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो गया, नहीं हुआ तो इसके कुछ ना फीचर्स बयान किए गए, अलग से बताए गए, कुछ कंडीशन बताई गई कि इस कंडीशन का अगर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक या पैरामीटर्स किसी पेशेंट में पाए जाए तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
लाइक सबसे पहली चीज एज कही जाती है, एज एज एट आंसेट। अगर लेस देन 30 ईयर एज का है, लेस देन 30 ईयर्स का, या मोर देन 60 ईयर, जिसमें फर्स्ट टाइम जो है ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर फर्स्ट टाइम अगर डिटेक्ट हो रहा है लेस देन 30 ईयर्स एज ग्रुप में या मोर देन 60 ईयर्स एज ग्रुप में, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का केस हो सकता है। दूसरी चीज ना, डिफिकल्ट टू ट्रीट, डिफिकल्ट टू ट्रीट। अब मान लीजिए इनमें किसी में भी ब्लड प्रेशर रेज्ड है और हमने उसको ट्रीट करने की कोशिश की, हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं, एक दे दी, दो दे दी, इवन तीन ड्रग भी हमने दे दी, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी वहां पे है, डिफिकल्ट टू ट्रीट। और प्रीवियसली स्टेबल हाइपरटेंशन था, प्रीवियसली स्टेबल हाइपरटेंशन था, और अचानक से जो है बहुत तेजी के साथ उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, और जिन ड्रग्स पे वो कंट्रोल था, अनकंट्रोल था, अब वो उन ड्रग्स में और ड्रग्स ऐड करने के बावजूद भी अब वो अनकंट्रोल्ड है, तो उसको कहा जाता है। साथ में इन पर्सन में लेस देन 30 ईयर्स या मोर देन 60 ईयर्स एज ग्रुप में तो है, साथ में निगेटिव फैमिली हिस्ट्री है। अगर निगेटिव फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, ये देखिए, एज एट ऑनसेट लेस देन 30 ईयर्स या मोर देन 60 ईयर्स, फर्स्ट टाइम डायग्नोज केस अगर है 30 साल से कम या 60 साल से ज्यादा की उम्र पहली बार, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ बताएगा। हाइपरटेंशन दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल का मतलब तीन तीन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहले से स्टेबल हाइपरटेंशन था जो अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एंड क्लिनिकल अकरेंस ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अर्जेंसी या इमरजेंसी कुछ डेवलप हो जाए फौरन। हाइपोकैलेमिया या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अब ये जो चीज थी, अब किसी को अगर कंटिन्यूअस हाइपोकैलेमिया है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिया कब डेवलप होगा, अगर किसी को फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब क्या है, ये जो होते हैं ट्यूमर्स होते हैं किडनीज में, ये क्या करते हैं, अल्डोस्ट्रॉन सिक्रेट करते हैं। अल्डोस्ट्रॉन का काम क्या क्या है, साल्ट रिटेंशन। अल्डोस्ट्रॉन का काम क्या है, साल्ट रिटेंशन का। तो जब वो सोडियम को रिटेन करेगा, तो फिर हाइपोकैलीमिया डेवलप होना ही होना, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया डेवलप होना। अब अगर मान लीजिए हाइपोकैलीमिया का पेशेंट है, हाइपोकैलीमिया का पेशेंट है और हम उसको डायूरेटिक्स कंटिन्यू दे रहे हैं, हम उसको डायूरेटिक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद भी ये जो हाइपोकैलीमिया वाली कंडीशन है ये कंट्रोल नहीं हो रही, उसको परसिस्टेंट हाइपोकैलीमिया हो रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट विद डायूरेटिक्स, दैट मीन्स कि कोई सेकेंडरी काज है, और सेकेंडरी काज मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। एंड निगेटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, कहते हैं ना कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो फैमिलीज में रन करता है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो केस होगा वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का हो सकता है। अब काजेस क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू इसका कि कौन कौन से काज जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम रीनल काज की तरफ देखेंगे। रीनल काज में अभी एक दो काज मैंने पहले बताया, एक तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ठीक, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या acute और क्रोनिक रीनल फेल्योर। ठीक है, ये जो है रीनल काज है किसका, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। अब कुछ इंडोक्राइन काज, इंडोक्राइन काज कौन कौन सा हो सकता है मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। एक तो हाइपर थायराइडिज्म सबको याद हो जाना चाहिए, हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, दोनों कंडीशन में ही ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। बस हाइपोथायराइडिज्म में एक चीज खास बात है, डायस्टोलिक ज्यादा बढ़ता है इन कंपैरिजन टू सिस्टोलिक। तो हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म का केस है। अभी हमने बात की फियोक्रोमोसाइटोमा, अल्डोस्ट्रॉन सिक्रेटिंग ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा, कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम की एक खास पहचान जो है ना, इसमें जो ओबिसिटी होती है वो सेंट्रल ओबिसिटी होती है, सेंट्रल ओबिसिटी मिलेगी। फेशियल रेडनेस बहुत ज्यादा जो है, फेस जो होगा एकदम रेड होगा, फ्लश्ड फेस जिसको कहते हैं।
सेंट्रल ओबेसिटी की भी एक खास बात ये बताइए, लेमन ऑन मैच स्टिक अपियरेंस। लेमन ऑन मैच स्टिक अपियरेंस, ये जो, ये वाली ओबेसिटी जो होती है, ये जो होती है कशिंग सिंड्रोम में पाई जाती है। एक बार लास्ट टाइम शायद क्वेश्चन आया था, इसमें बड़ा कंफ्यूजन लोगों को हुआ। तो जो एक्सट्रीम ओबेसिटी हम इसको नहीं कहेंगे, एक्सट्रीम ओबेसिटी का मतलब है वो हाथ पैर हर जगह उसको ओबेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो सिर्फ ओबेसिटी पाई जाती है कशिंग सिंड्रोम में, सेंट्रल ओबेसिटी, सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल गर्थ उसकी जो है वो इंक्रीज करती है। बाकी जो पेरिफेरी है वो वहां पे वेस्टिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसको कहा जाता है कि लेमन ऑन मैच स्टिक अपियरेंस। ठीक है, ये हो गया लेमन ऑन मैच स्टिक अपियरेंस, जो किसमें पाई जाती है, कशिंग सिंड्रोम। इसमें भी हाइपरटेंशन होता है। अब कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, ये भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराती है, लाइक ओसीपीज। ओसीपीज का एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन जो है वो कंडीशन, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई ले रहा है तब भी। अब मैंने कशिंग सिंड्रोम बताया था, इंडोक्राइन काज है, तो अगर कोई हाइड्रोजेनिक स्टेरॉइड ले रहा है तो उससे यही कशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। तो हाइड्रोजेनिक स्टेरॉइड का मतलब क्या है कि बाहर से ले रहा है, सॉरी, है ना, हाइड्रोजेनिक फिजिशियन इंड्यूस, कोई झोला छाप डॉक्टर कह लीजिए जो कंटिन्यूअसली किसी एक बीमारी है उसको सप्रेस करने के लिए, अक्सर हम देखते हैं कि दमा वाले मरीज हैं, उनको बहुत जुडिशियसली स्टेरॉइड चलाई जाती है। लेकिन बाहर क्या करते हैं, दर्द है तब भी चलाओ, दमा है तब भी, सांस फूल रही है तब भी स्टेरॉइड देना ही देना है। इवन मेडिकल स्टोर्स वाले भी क्या करते हैं, एक दो दिन की दवा में स्टेरॉइड जरूर देते। तो उससे क्या हुआ, उसका जो सिम्टम्स था, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो थी वो तो सबसाइड कर जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में यही कशिंग सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है। मिसलेनियस में जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इस कंडीशन में, या एक बहुत कॉमन कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पेशेंट सो रहा होता है, अचानक से रात में एयर हंगर डेवलप हो जाती है और वो उठकर बैठ जाता है, बहुत गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर देता है। इन पेशेंट्स में भी, क्योंकि इनकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, और वो एक डिफेक्टिव मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो इनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली रेज्ड रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट। और ऐसे पेशेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये ओबीज होते हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर वेट होते हैं, ओवर वेट नहीं, ओवर ओबीज जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। ये जो तमाम काजेज हैं ये किसके, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज हो गई। अब ज्यादातर जो इसमें ब्लड प्रेशर तो वैसे तो रूटीनली जो है ये डिटेक्ट होता है, कोई इसके क्लिनिकल फीचर नहीं, खास तौर से प्राइमरी हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई खास इसका क्लिनिकल फीचर्स नहीं मिलता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में इसका कुछ खास फीचर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिम्टम्स या साइंस मिलते हैं ज्यादातर जो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन या टारगेट ऑर्गन डैमेज जो होता है उसके साइन और सिम्टम्स मिलते हैं। हाइपरटेंशन को हम इसलिए कहते हैं साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन को एक नाम और दिया जाता है साइलेंट किलर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये सिम्टम लेस होता है, इसको कोई सिम्टम जो है वो नहीं मिलता। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में जब कोई पेशेंट क्लिनिकल सेटअप पे आता है तो वहां पे एज ए रूटीन जब उसका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो पाया जाता है कि यार इसका ब्लड प्रेशर तो रेज्ड है, तो उसके बाद अब दो तीन रीडिंग और ली जाती है थोड़े थोड़े गैप के बाद। और मान के चलते हैं किसी को भी हाइपरटेंसिव अगर आपको डिक्लेयर करना है तो एटलीस्ट दो रीडिंग जरूर लेनी पड़ेगी आपको, दो रीडिंग जरूर लेनी पड़ेगी। इतने सारे हाइपरटेंशन की बात हमने की, एक हाइपरटेंशन छूट गया था जो अब याद आ रहा है, दैट इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, उसको हम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी फिजिशियन के पास पहुंचता है, किसी फिजिशियन के यहाँ वो विजिट करता है और जब उसका वहां पे ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो उस वक्त जो है उसका ब्लड प्रेशर वो रेज्ड आता है। बाकी और 24 आवर्स में उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, तो इसको कहा जाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। यानी जब भी किसी फिजिशियन के पास वो जाएगा उसका ब्लड प्रेशर वहां मेजर किया जाएगा तो उस वक्त रेज्ड आएगा, अदरवाइज वो एकदम नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है। तो इस हाइपरटेंशन को कहा जाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन ना। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, चलिए, जो टारगेट आर्गन डैमेज है उसके अकॉर्डिंग जो है मिलता है। मोस्टली ये क्या है, साइलेंट किलर है, इसका कोई सिम्टम नहीं होता हाइपरटेंशन, और रूटीनली ये जो है डिटेक्ट होता है। एक सबसे कॉमन जो फीचर्स मिलता है अक्सर जो है वो हेडेक, अगर किसी का परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है तो हेडेक एक कंप्लेंट के तौर पे पेशेंट लेके आता है अक्सर।
तो ऐसे में अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो ये पाया जाता है कि ब्लड प्रेशर रेज्ड है। हेडेक हो गया, इसके अलावा स्वेटिंग है, हेडेक एंड ना पाल्पिटेशन, ये कंडीशन अगर किसी में डेवलप हो रही है, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन एंड हेडेक, तो ये किस चीज की तरफ इशारा करेगा? अगर किसी को फियोक्रोमोसाइटोमा है, तो उसकी ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन एंड हेडेक। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में भी ब्लड प्रेशर रेज होता है, सेकेंडरी काज है हाइपरटेंशन का ना। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में कभी कभी ये होता है कि पेशेंट्स का जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है अगर बहुत हाई होता है, तो अक्सर कुछ पेशेंट्स को जो है एपिस्टैक्सिस हो जाती है। क्या हो गई? एपिस्टैक्सिस। और ये जो एपिस्टैक्सिस है ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। मान लीजिए अगर एपिस्टैक्सिस ना हो तो हो सकता है इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग हो जाए, वो ज्यादा जो फैटल है, यहाँ पे एपिस्टैक्सिस हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा, तो पेशेंट जो है वो सही हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एपिस्टैक्सिस ना होती, तो हो सकता है कि इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग भी हो सकता है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज्ड है तो ये एक तरीके से बॉडी का जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एपिस्टैक्सिस। अब एलवीएच है, अगर किसी को परसिस्टेंट बीपी हाई रहता है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है, तो जो वेंट्रिकल्स हैं, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जिसको कहते हैं, ब्लड को एंड ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। अब कंटिन्यूअसली अगर इसका कंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा तो एक कंडीशन आएगी जिसमें जो है चैम्बर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। चैम्बर हाइपरट्रॉफी स्पेशली जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और इस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से कभी कभी जो है ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स मिलने लगते हैं। ब्रेथलेसनेस की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है। अब ये तो कॉमन से सिम्टम्स थे। साइंस में क्या क्या मिलेंगे साइन, अब हम जो देखेंगे साइन, तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए? अब मान लीजिए कोई अंडरलाइन काज है। देखिए अभी तक मेरे जानकारी में एक बार भी ये नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज कर। मैंने हाइपो में ये बताया कि इसमें सिस्टोलिक के मुकाबले डायस्टोलिक ज्यादा इंक्रीज करता है, बट ऐसा रेयर पाया गया, मैंने नहीं कहीं पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड डायस्टोलिक प्रेशर किसी का इंक्रीज करे ना। हाँ, ये हो सकता है कि डायस्टोलिक ज्यादा इंक्रीज कर रहा हो, सिस्टोलिक कम कर रहा हो, बट जो है दोनों इंक्रीज करेगा। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टोलिक सिर्फ है, ये बढ़ सकता है, ओल्डर एज में ये कॉमन है। साइंस में अगर मान लीजिए साइंस जो मिलेंगी ज्यादातर जो है यूज ना सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन में ही साइंस मिलती है। अब मान लीजिए किसी को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो अगर हम आस्कल्टेशन करेंगे कहाँ पे, एब्डोमिनल आस्कल्टेशन, तो वहां पे रीनल आर्टरी ब्रूट्स मिलते हैं। इसको जो ब्रूट्स मिलते हैं उसको रीनल आर्टरी ब्रूट्स कहा जाता है, अन आस्कल्टेशन जो है ये मिलता है इन कंडीशन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में। अब कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा अगर है, तो यहाँ पे रेडियो फीमोरल डिले, रेडियो फीमोरल डिले मिलेगा। अब किसी को परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, आपने चेस्ट एक्सरे उसका करवा लिया, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वहां पे भी, या यूं कह लीजिए कि कार्डियोमेगैली मिल सकती है, कार्डियोमेगैली वहां पे से भी मिल सकती है। ईसीजी हमने कराया, वहां से हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, या एरिथमिया की कई सारी कंडीशन है, या कोई कंडक्शन ब्लॉक है, तो वो सारी चीजें जो है अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज है तो मिल सकता है हमें। अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में रीनल आर्टरी ब्रूट हमें मिल गया, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा रेडियो फीमोरल डिले मिल गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई स्ट्राइड इनटेक ले रहा था, किसी को कशिंग सिंड्रोम है, तो कशिंग सिंड्रोम के जो फीचर्स होते हैं, लेमन अनमैच्ड अपीयरेंस है ना, और कशिंगाइड फेस जिसको हम कहते हैं, मून फेसिस जो है वो मिलेगी, एकदम फ्लश्ड रेड फेस होगा, स्वेलन, तो ये सारी कंडीशन जो मिलती हैं। अब रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करा सकते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हाइपरटेंशन को
किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो हम जो टोटल रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो टू रूल आउट सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एंड सेकेंडली टारगेट आर्गन डैमेज को देखने के लिए कि कौन सा आर्गन जो है वो डैमेज हो चुका है या हो रहा है। इन्हीं दोनों के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। अदरवाइज हाइपरटेंशन जो है टोटली जो है क्लिनिकली इसको डायग्नोज किया जाता है। हाइपरटेंशन जो है इसेंशियल हाइपरटेंशन है, इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो क्लिनिकली होती है, 100% क्लिनिकल डायग्नोसिस इसकी होती है। जो इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी हाइपरटेंशन या टारगेट आर्गन डैमेज को रूल आउट करने के लिए। तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन में मान लीजिए क्या क्या कराया जाता है, अगर हॉस्पिटल सेटअप में है किसी के भी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करा लेते हैं, सीबीसी करा लेते हैं। सीबीसी हमने करा लिया। अब यहाँ पे आरएफटी जो है वो जरूरी है। ब्लड शुगर इसको भी कराना है, फास्टिंग एंड पीपी। ठीक है। लिपिड प्रोफाइल मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए लिपिड प्रोफाइल आपने करा लिया। ब्लड ग्लूकोज टू रूल आउट डायबिटीज। अब यूरिन आरएन जरूर कराएंगे हम, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। सीबीसी में हम क्या देखेंगे, सीबीसी में हमें क्या देखना है, सीबीसी में देखिए जो भी, जैसे मान लीजिए अगर इसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन था और क्रोनिक लीवर डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज अगर डेवलप हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज या रीनल फेल्योर में पेशेंट जा रहा है, तो एक कंडीशन डेवलप है जिसको हम कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अक्सर क्रोनिक डिजीज में एनीमिया डेवलप होती है जिसको हम नाम देते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। फर्स्ट चीज जो हमें मिलेगी एनीमिया मिल गई। अब क्रोनिक डिजीज कहने का मतलब ये होता है ना कि एनीमिया के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, एनीमिया के फीचर्स होते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक या नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जो होता है वो नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक होता है, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक। और ये चीज देखने के लिए हमें दो चीजें जो है सीबीसी में से ही देखनी पड़ती है, एमसीवी एंड एमसीएचसी। ठीक है। मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये दो चीजें देखनी। एमसीवी किस चीज को बताता है, एमसीवी जो है साइज ऑफ द आरबीसी, इसको ये डिटेक्ट करता है, आरबीसी की साइज को बताता है एमसीवी। अब ये फेम्टोलीटर में इसकी है, नॉर्मली जो है 80 टू 100 जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू। लेस देन अगर 80 है, लेस देन 80 है तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रोसिटिक। लेस देन 80 है तो माइक्रोसिटिक, और मोर देन 100 है तो माइक्रोसिटिक हो जाता है। इसी तरीके से एमसीएचसी की बहुत नैरो रेंज है, अराउंड 28 टू 32, कुछ बुक्स में जो है 30 टू 34 तक दिया हुआ है एमसीएचसी की वैल्यू। अब मान लीजिए लेस देन 28 है, लेस देन 28 है एमसीएचसी की वैल्यू, तो ये क्या बताएगी, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक इसी। तो हमने सीबीसी से ये चीज देख ली। आरएफटी से हमें दो चीजें जरूर देखने की, एक तो ब्लड यूरिया, दूसरे सीरम क्रेटनिन। और सीरम क्रेटनिन जो है ये रीनल फेल्योर को बताता है, सीरम क्रेटनिन सीकेडी को, क्रोनिक किडनी डिजीज को। इसी सीरम क्रेटनिन के ऊपर जो है कैटेगराइज किया जाता है सीकेडी का, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ना। सीरम क्रेटनिन नॉर्मल कहीं कहीं 1.3 तक नॉर्मल है, कहीं कहीं 1.5 तक नॉर्मल है। लेकिन अगर आप देखें ना तो अगर ओल्ड एज है, मोर देन 50 ईयर्स का है, और 1.5 अगर उसका सीरम क्रिएटिनिन है तो वो ऑलरेडी सीकेडी ग्रेड 2 का पेशेंट हो चुका होता है। ठीक है। रूटीन में आपने आरएफटी में ये चीज देख ली। ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी हम करा रहे हैं टू रूल आउट डायबिटीज। डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपरटेंशन है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी अगर डेवलप हो गई और साथ में हाइपरटेंशन है तो और तेजी के साथ जो है वो किडनी फंक्शन जो है डिटोरिएट करना शुरू कर दे। लिपिड प्रोफाइल हम देखते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए कि हाइपर ट्राइग्लाइस सॉरी हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है या नहीं है। यूरिन आरएम में दो चीजें हम देखते हैं, एक तो ब्लड देखते हैं यानी जिसको हम कहते हैं हिमेचूरिया, दूसरे जो है और क्या देखेंगे इसमें, प्रोटीन, प्रोटीन देखते हैं। अब ब्लड और प्रोटीन अगर किसी को आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है ये ऑलरेडी जो है अगर मोर देन 1+2+3+ हो रहा है तो वो सीकेडी की तरफ वो ऑलरेडी जा रहा है पेशेंट, है ना? तो ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। अब इसके अलावा और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो कराए जाते हैं, लाइक ईसीजी और चेस्ट रेडियोग्राफ। चेस्ट रेडियोग्राफ यानी एक्सरे, एक्सरे आपने कराया, वहां पे हम क्या देखेंगे, कार्डियोमेगैली। एक्सरे में कार्डियोमेगैली मिल रही है, कार्डियोमेगैली से हम ये मान के चल रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि
अगर आर्टिकल्स में कोई परेशानी एट्रियम में, तो वो बहुत ज्यादा जो है एक्सरे पे नहीं मिलेगी। तो कार्डियोमेगाली हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकता है। उसके अलावा ईसीजी जब हम कराते हैं तो ईसीजी में भी सबसे पहले जो है यही लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को ही देखा जाता है। अब वहां पे ईसीजी की जो चेस्ट लीड होती है ना, V1 और V6, V1 और V6, इसको जो है इसमें जो है स्मॉल जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स, उनको काउंट किया जाता है मोर देन 35 है, तो वो एक क्राइटेरिया बन जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का। ठीक, ये सारे जो है इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब ये तो रूटीन में थे। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है और कराए जा सकते हैं, वो इंडिकेशन है अलग अलग डिजीज के लिए। लाइक कलर डॉपलर हम जब कराते हैं रीनल आर्टरी का, किस लिए? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को देखने के लिए। कलर डॉपलर आप अगर हम करा रहे हैं रीनल आर्टरी का, तो वो किस लिए करा रहे हैं? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को देखने के लिए, या कोई और दूसरी रीनोवास्कुलर डिजीज है लाइक टाकायासु, टाकायासु आर्टराइटिस, उसके लिए भी कलर डॉपलर कराया जाता है। 24 आवर यूरिनरी कार्टिसोल अगर आप करा रहे हैं, तो जो यूरिनरी कार्टिसोल लेवल चेक कर कराया जाता है वो किसमें? कशिंग सिंड्रोम में कराते हैं। कशिंग सिंड्रोम में। थायराइड प्रोफाइल अगर आप करा रहे हैं, थायराइड प्रोफाइल, तो वो किस लिए? हाइपर और हाइपोथायराइड को रूल आउट करने के लिए। Cushion syndrome. कशिंग सिंड्रोम में 24 आवर्स यूरिनरी कार्टिसोल लेवल, कार्टिसोल, उस लेवल को यूरिन में 24 आवर्स में कितना कार्टिसोल जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, 24 आवर्स का देखा जाता है इसमें, टू रूल आउट कशिंग सिंड्रोम। थायराइड प्रोफाइल हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के लिए। अगर मान लीजिए किसी को पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो यूएसजी एब्डोमेन भी हम करा लेंगे। तो ये क्या, ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन से टू रूल आउट द स्पेसिफिक का, खास तौर से सेकेंडरी हाइपरटेंशन। रूटीन में हमने करा लिया टू नो द टारगेट ऑर्गन डैमेज, है ना। तो ये सारे जो है कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सब एक होता है फार्माकोलॉजिकल, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या, अगर मान लीजिए कि कोई ओबीज पर्सन है, तो सबसे पहले हम उसे क्या एडवाइस करेंगे? वेट रिडक्शन का। ओबीज पेशेंट है तो वेट रिडक्शन कराना है उसका। सेकेंडली क्या एडवाइस इसको करेंगे हम? लो साल्ट इनटेक। अगर हमने पढ़ा है कि पर डे कितना साल्ट जो है, डब्ल्यूएचओ ने कितना बताया था? 5 and 5 ग्राम, 5 ग्राम NaCl पर डे। 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना लेना चाहिए, है ना। लो साल्ट इंटेक एंड लो फैट डाइट, रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी ये क्या है, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए कोई हैबिट है उसे, कोई हैबिट है लाइक अल्कोहल है, अल्कोहल ले रहा है पेशेंट, या स्मोकिंग कर रहा है, तो उसे क्या करना कहना पड़ेगा? डिसकंटिन्यू करवाना पड़ेगा उसे। तो ये सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कब शुरू करते हैं? फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तभी शुरू करते हैं, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जब ब्लड प्रेशर मोर देन 150/90 हो जाए, है ना। मोर देन 150/90 हो जाए नॉर्मल पर्सन में, यानी कोई उसका टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा है, और ब्लड प्रेशर मोर देन 150/90 है, तब जाके हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। या फिर अगर डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से अबव आ रहा है, तो वहां पे एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो स्टार्ट कर देनी है। वहां पे हम एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर देंगे, रुकेंगे नहीं, इंतजार नहीं करते। हम्म, तो सबसे पहले जो एक चीज अक्सर जो दिमाग में आती है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन। अगर ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए? तो इसमें देखिए कोई फिक्स ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई फिक्स ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। अब एक इसमें फार्मूला लग, मतलब याद करने के लिए लोगों ने बना लिया ABCD। इसी ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स भी है, ABCD। ए से क्या हो गया? एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स, और इसी के साथ साथ ARBs, ARBs। बी से बीटा ब्लॉकर्स, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड डी से डाययूरेटिक्स। अब देखिए इसमें से ये कहा जाता है कि अप्रोप्रिएट ड्रग को हमें सेलेक्ट करना है, और इनिशियली जो है सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। कैसे?
सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करते हैं, और विद पॉसिबल लो डोज, सबसे कम डोज से हम स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? फौरन नई ड्रग नहीं ऐड करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसकी डोज को इंक्रीज कर, जो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज होती है ना, वहां तक लेके जाते हैं, उसकी डोज को इंक्रीज करते हैं। अब वहां पे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर जो इन्हीं ग्रुप में से कोई एक दूसरी ड्रग साथ में ऐड कर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि कुछ ही दिनों के बाद जो है कम से कम दो ड्रग की जरूरत पड़ जाती है पेशेंट को। किसी का अगर ब्लड प्रेशर रेज्ड है कंटिन्यूअस, और हमने सिंगल ड्रग से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उसके बाद उसको दो ड्रग की जरूरत पड़ ही जाती है। तो गोल ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है हमारा? गोल ऑफ द ट्रीटमेंट ये है टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म सिक्वेल, यानी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप हो रहे हैं ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से, उसको हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो कैसे? जैसे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन अगर है, किसी का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 है, मोर देन 140 है, तो ऐसे में क्या करेंगे? इनिशियल स्टेज में हम तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे, ये वाला, सिर्फ और सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और उसके बाद हमें लग रहा है कि नहीं, इसके बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर कोई एक सिंगल ड्रग से हम शुरू करते हैं। हमारा गोल क्या होना चाहिए? ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 130 इसमें, और डायस्टोलिक तो इसमें नॉर्मल था। अब पेशेंट्स विद सीकेडी और डायबिटीज मिलाइटस, अगर कोई पेशेंट है उसको डायबिटीज मिलाइटस है, या वो सीकेडी का पेशेंट है, कोई सीकेडी का, यहाँ पे जो बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, ये कि ब्लड प्रेशर जैसे ही मोर देन 140 है और इधर 90 है, फौरन हमें जो है एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर देने हैं। अगर किसी पेशेंट को सीकेडी या डायबिटीज मिलाइटस है, और वो 140 से ज्यादा जैसे ही उसका ब्लड प्रेशर हो रहा है, हमको एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर देनी है फौरन। किसी को सीकेडी नहीं है, डायबिटीज मिलाइटस नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर है, तो हम इंतजार करेंगे कहाँ तक? 150 तक। अगर 150 90 mmHg से ज्यादा हो रहा है उसका ब्लड प्रेशर, तब जाके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट करनी होती है। वरना अगर 150 से कम है, तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको शुरू करवाना है, वेट रिडक्शन करवाना है, साल्ट इंटेक को कम कराना है, फैट डाइट जो है बहुत कम होनी चाहिए, और साथ में जो रेगुलर एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज की बात की जाती है 30 मिनट्स के लिए, और कोई हैबिट है स्मोकिंग की या अल्कोहल इंटेक की है, तो उसको भी क्या करना है? कम करवाना है। ठीक, अब ये चीज है। तो इन द एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर मान लीजिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं होती है, तो बीपी शुड बी रिड्यूस ग्रेजुअली टू अवॉइड एंड आर्गन इश्यूमिंग। फौरन मतलब अचानक से बहुत तेजी के साथ जो है ब्लड प्रेशर को कभी भी रिड्यूस नहीं करवाना चाहिए। अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं है तो ब्लड प्रेशर को ग्रेजुअली धीरे धीरे जो रिड्यूस कराते हैं, ताकि जो एंड आर्गन इश्यूमिया वो डेवलप ना हो सके। आप क्वेश्चन पूछिए, ऐसे ना टाइप नहीं करते। क्वेश्चन आप पूछ लीजिए ना कि अगर 140 से कम है, नॉर्मल पर्सन है, उसको सीकेडी नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं, तो मैंने क्या कहा? फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बल्कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू करते हैं। डायस्टोलिक नहीं देखेंगे। जी। सर डायस्टोलिक नहीं देखेंगे, वो चाहे 90 से अब भी चला जाए तो। डायस्टोलिक के बारे में मैंने क्या बताया कि डायस्टोलिक कभी आइसोलेटेड जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। डायस्टोलिक आइसोलेटेड जो है कभी वो इंक्रीज नहीं करता है। अब मान लीजिए हाइपोथायराइड की कंडीशन है, तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर रेज होगा, ब्लड प्रेशर जो हाइपोथायराइडिज्म में रेज होता है, यहाँ पे सिस्टोलिक के मुकाबले डायस्टोलिक थोड़ा ज्यादा रेज होता है। ये बात मैंने कही थी। मैंने ये नहीं कहा कि कहीं भी आइसोलेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो बढ़ा हुआ मिलेगा। हाँ, सिस्टोल आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ये इंक्रीज मिलता है एल्डरली पर्सन में खासतौर से। अब जो कॉमनली यूज्ड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं, फंक्शनल क्लास जो इनका होता है, उसके हिसाब से है। बस इसमें यहीं से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था, यहाँ से इसका क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डायूरेटिक्स की। डाईयूरेटिक्स, डायूरेटिक्स के माने क्या है? यूरेसिस कराना। यूरेसिस मतलब क्या है? कि थ्रू किडनीज जो है वाटर लॉस कराना, वाटर का एक्सक्रीशन कराना वाया किडनीज। तो डायूरेटिक्स का काम क्या है? यही है कि वो किडनीज से जो है, किडनीज का जो फिल्ट्रेशन का काम होता है उसको और इंक्रीज करा के वाटर लॉस करवाती है।
डायरेक्ट। अब इसमें फर्दर जो है इनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, थायजाइड या थायजाइड लाइक, लूप डायरेटिक्स एंड स्पाइरोनोलैक्टोन या पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स जो होते हैं। थायजाइड में क्या होता है, कौन सी ड्रग होती है थायजाइड में, किसी को अगर पता हो तो। थायजाइड क्लास जो डायरेटिक का है, इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। अब ये जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड थायजाइड ड्रग है डायरेटिक्स में, सबसे कॉमनली यूज यही है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। जैसे अक्सर आप लोगों ने ना एआरबीज के साथ अक्सर ये देखा होगा कि वहां पे एक कोई डायरेटिक ऐड होती है, उसमें हम लोग जैसे अगर मैं बात करूं, टेल्मिकाइंड है मैनकाइंड की जो आती है, टेल्मिकाइंड साथ में एच लग गया है ना, तो इसकी एक फिक्स्ड डोज है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड की, वो 12.5 मिलीग्राम से स्टार्ट की जाती है ना, टेल्मिकाइंड। एच, एच लग गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड नेम है जिसमें लास्ट में एच लगा होता है, तो जहां भी एच लगा होगा दैट मीन्स कि वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है। किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में अगर लास्ट में एच लगा हुआ है उसके ब्रांड नेम में, तो वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायरेटिक जो है वो थायजाइड ग्रुप की ही है। अब ये क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, ये कैसे वर्क करता है? तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहां पे ये जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। नाम डीसीटी। तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर रिटेंशन नहीं होता, वाटर रिटेंशन अगर सोडियम जो एक्सक्रीट आउट होगा तो अपने साथ वाटर भी लेके चला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा डाययूरेसिस थायजाइड करता है। लूप डाययूरेटिक्स क्या काम करते हैं, लूप डाययूरेटिक्स, तो है ये तो बिल्कुल। हाँ जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी, यहाँ से ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। अब लूप डायरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? फ्यूरोसेमाइड ना, टार्सेमाइड, ये जो है कॉमन है, फ्यूरोसेमाइड है, टार्सेमाइड है या ब्यूमेटेनाइड, ये कॉमनली लूप डायरेटिक्स हैं। ब्यूमेटेनाइड ठीक है। अब जो स्पाइरोनोलैक्टोन है, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये क्या काम करता है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ये जो अल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट होता है, अल्डोस्टेरॉन के एक्शन को ये इनहिबिट करता है। अल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, अल्डोस्टेरॉन बेसिकली क्या काम करता है, सोडियम। सोडियम रिटेंशन का काम करता है ना, तो ये उसके इफेक्ट को, अल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट को जो है ये इनहिबिट कर देते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है किडनीज पे अल्डोस्टेरॉन, किसका माइक ऑन है, स्पाइरोनोलैक्टोन इनहिबिट्स एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन ऑन किडनीज, तो यहाँ से ये इसका इफेक्ट होता है। अब एक खास बात याद रखिएगा, जो स्पाइरोनोलैक्टोन अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज कराया जाता है तो इसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है मेल्स और फीमेल्स दोनों में। मेल्स में क्या का इसका जो साइड इफेक्ट है, गाइनिकोमेस्टिया, और फीमेल्स में ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो इसको बहुत काशन के साथ यूज कराया जाता है, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया मेल्स में इसका जो है एडवर्स इफेक्ट है, और फीमेल्स में ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ठीक है। तो ये स्पाइरोलैक्टोन क्या करता है, अल्डोस्टेरॉन के एक्शन को इनहिबिट करता है। अब उसके बाद जो पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट, इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो अमाइलोराइड है ना, अमाइलोराइड। ये क्या काम करता है, ये ना पोटेशियम का जो एक्सक्रेशन होता है, मेनली जो पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स हैं, तो जो पोटेशियम का एक्सक्रेशन होता है इसको इनिबिट करते हैं, पोटेशियम के एक्सक्रेशन को ये इनिबिट करते हैं, इसीलिए इनको पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, अमाइलोराइड है। और स्पाइरोलैक्टोन हो गया, थायराइड। अब इसके एक जनरल कंसिडरेशन में जितने भी हैं देखिए एक सफिक्स लगा हुआ है डायूरेटिक्स में, जितने भी डायूरेटिक्स हैं इसमें एक जो है सफिक्स लगा हुआ आता है, और वो सफिक्स क्या है, आइड या आई डी ई। किसी भी ड्रग के लास्ट में अगर आपको ये तीन वर्ड मिल जाए, आई डी ई, आइड,
तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है कि ये डाययूरेटिक क्लास है। ये एक सफिक्स मिलता है डाययूरेटिक में। अब डाययूरेटिक्स को जनरल तो इसका कोई बहुत खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि कभी भी इसको हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में नहीं इस्तेमाल कराना चाहिए। क्यों? अगर किसी को गाउट है और आपने उसको डाययूरेटिक दे दिया, डाययूरेटिक का मतलब क्या? वाटर लॉस कराना। अब जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा, जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा, तो जो यूरिक एसिड क्रिस्टल है वो उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे, उतने ही ज्यादा वो कंसंट्रेट, और जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे उतना ही ज्यादा ये पेन और डिफॉर्मिटी काज करते जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट में, गाउट के पेशेंट में कभी भी डाययूरेटिक्स को यूज नहीं कराना चाहिए। तो अब इनका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज करा सकते हैं? जहां भी वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन डेवलप हो रही है। वॉल्यूम ओवरलोड कौन सी कंडीशन में डेवलप होता है? जहां भी फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो दो कंडीशन बहुत कॉमन हो जाती है। एक तो हार्ट फेलियर विद एडिमा, हार्ट फेलियर विद पेडल एडिमा। यहाँ पे जो है इसका ये इंडिकेशन है। साथ में सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, या यूं कहे रीनल फेलियर, रीनल फेलियर प्लस वाटर रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन कहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इसके इंडिकेशन, कॉमन इंडिकेशन है कहीं पे भी, जो हार्ट है उसका फेलियर हो रहा है या किडनीज है वो फेल रही, साथ में अगर इन दोनों का ही फेलियर होता है तो एडिमा डेवलप हो जाता है, एडिमा डेवलप हो जाता है। अब ये है ना कि एडिमा डेवलप होता कहाँ से है? हार्ट फेलियर में जो एडिमा शुरू होता है आमतौर से वो कहाँ से, लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो है एडिमेटस कंडीशन जो है हार्ट फेलियर में शुरू होती है। और रीनल फेलियर में जो एडिमेटस कंडीशन शुरू होती है वो कहाँ से, फेस से होती है। ये इसका दोनों का डिफरेंशिएटिंग फीचर है। यहाँ पे ये इसका इंडिकेशन है। कंट्रा इंडिकेशन में कुछ खास नहीं, बस ये कहा जाता है कि यही जैसे ना कि इनको काशन के साथ अगर यूज कराया जाए तो इनका कोई बहुत खास कंट्रा इंडिकेशन नहीं। हाइपर यूरेसीमिया के पेशेंट में इसको नहीं यूज कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगी, ये और कंसंट्रेट कर देती है। अगर किसी को गाउट है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो और कंसंट्रेट कर देंगे, तो इसलिए इनको वहां पे। और साथ में ये है कि कभी कभी ना हाइपोकैलीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। स्पेशली हाइपोकैलीमिया कब डेवलप होगा? जब थायराइड वाली जो है ये हायर डोज में इस्तेमाल कराई जाएंगी, खास तौर से थायराइड ग्रुप जो है हायर डोज में अगर हम इसका यूज करा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कुछ पेशेंट में जो है हाइपोकैलीमिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है। तो हाइपरनेट्रीमिया तो होगा, लेकिन पोटेशियम के लिए कुछ नहीं कर रहा है। पोटेशियम के लिए ये जो थायराइड ग्रुप है ये कुछ नहीं कर, एक्सक्रीट आउट कराता चला जा रहा है। तो हाइपोकैलीमिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है। अब आइए कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट, जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब इनके फर्दर इनकी भी क्लासिफिकेशन, इनको भी तीन ग्रुप में बांटा जाता है। तो तीन ग्रुप में पहले बांट लें, उसको छोड़ दीजिए। अगर एक चीज याद रखिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का सफिक्स क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का सफिक्स क्या होता है? इनका जो डिपीन होता है, DIPINE, डिपीन। अब सेरेंडिपिन, एम्लोडिपिन ना, निफेडिपिन, निकार्डिपिन, ये सब के सब क्या है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, या जिनको हम कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब इसका क्लास देख लिए, तीन क्लास किए हैं: डाइफेनाइल अल्किल अमाइंस, बेंजोथायाजिपिन्स एंड डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स। ये तीन क्लास के ड्रग्स हैं। अब इसमें जो डाइफेनाइल अल्किल अमाइंस हैं, ये जो ओल्डर क्लास है एक तरीके, इसमें वेराम्पिल आती है, वेरामिपिल है ना। ये अब बहुत ज्यादा, बहुत कॉमनली ये यूज नहीं है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। मोस्ट कॉमनली जो यूज ग्रुप है वो डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन। बेंजोथायाजिपिन्स जो है इसमें डेल्टाजेमम आता है। ठीक है, ये क्या बेंजोथायाजिपिन्स ग्रुप के हैं। और डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स की जो ओल्डर ग्रुप था, इसमें निफेडिपिन थी, निफेडिपिन थी। लेकिन अब जो ओल्डर या न्यू, सॉरी, जो न्यूअर ग्रुप है जिसको सेकंड जनरेशन ड्रग कहते हैं, इसमें जो है
एम्लोडिपिन है, निकार्डिपिन है, सेरेंडिपिन है, ये सारी की सारी क्या है, ये डाईहाइड्रोपायरिडीन्स है ना। तो इनका जो सफिक्स होता है वो क्या है, डिपीन लगा हुआ होता है, डिपीन। सॉरी, देखिए थोड़ा सा मुझे आज प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत खराब चल रही है शाम से ही। तो ज्यादा देर नहीं, बस दो तीन स्लाइड और है, उसको देख लीजिएगा। मेरा भी मतलब अब बहुत ज्यादा वो नहीं रहा, लाने का मन भी नहीं था। बस ये था कि टाइम दिया था तो इसको शुरू कर दिया हूँ, एंड करना है। रह रह के ऐसा लगता है ना जैसे आज पता नहीं क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उबकाइयाँ बहुत तेज आ रही थी, तो अभी मुझे लग रहा था खत्म करें, लेकिन अभी रुक गई है तो कंटिन्यू कर देते हैं इसको। डाइफेनाइल अल्किलामाइड इसमें क्या है, वेरापेमिल है, और बेंजोथाइazepines क्या, डेल्टाजेमा। ये जो है ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं है इस वक्त। जो सबसे ज्यादा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज होते हैं वो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स इस ग्रुप का। निफेडिपिन जो है ओल्डर ग्रुप था, और जो न्यूअर जनरेशन ग्रुप है उसमें एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, सेरेंडिपिन, ये सब जो है क्या, न्यूअर ग्रुप है, सब तो न्यूअर ग्रुप। अब इनका जो एक्शन है ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जाहिर सी बात है ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ये ब्लॉक कर देती है। अब जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन नहीं होता, स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो जब कंट्रैक्शन नहीं होगा तो मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स कर जाती हैं, क्या करती हैं, रिलैक्स। अब जब रिलैक्स करेंगी तो आर्टेरियल डायलिटेशन होगा, आर्टेरियल डायलेशन डायलिटेशन होगा कि नहीं होगा, जो आर्टरीज हैं वो डायलेट कर जाएंगी, उसमें कंट्रैक्शन हो नहीं रहा है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो नहीं रहा है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स को डायलेट करती हैं। तो बेसिकली इसकी वजह से जो है ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं बाय डायलेटिंग स्मूथ मसल, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब इनका जो है साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट का या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का जो हम यूज करते हैं। तो साइड इफेक्ट में इसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, पेडल एडिमा। पेडल एडिमा क्या है, इसका एक साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट है पेडल एडिमा। तो ये जो पेडल एडिमा होता था ये डाईहाइड्रोपायरिडीन से सबसे कॉमन, और उसमें भी किससे, निफेडिपिन से होता था। अब जो निवर ग्रुप की ड्रग्स हैं इसमें कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। इसका जो है एक पूरा का पूरा ये जो है साइड इफेक्ट जो है वो हम डाईहाइड्रोपायरिडीन पे रखते हैं। और सबसे कॉमनली यूज्ड जो कैल्शियम चैनल एजेंट है वो डाईहाइड्रोपायरिडीन भी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो। इसका कॉमन साइड इफेक्ट है पेडल एडिमा। तो अब बताइए, अभी हमने पिछली ही स्लाइड में पढ़ा है कि एक कंडीशन ऐसी है, मान लीजिए जहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो हम डाययूरेटिक तो दे रहे हैं, क्या वहां पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं। पेडल एडिमा इसका काज है, और ऑलरेडी हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, पेडल एडिमा है, तो कंडीशन को और ये वर्स कर देगा, ये कंडीशन को और वर्स कर देगा। तो इसलिए जो है जहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, यानी जहाँ पे एडिमा, पेडल एडिमा खास कर एडिमा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को अवॉइड। अदरवाइज ये सेफ ड्रग है, बहुत सेफ ड्रग है। कहा जाता है कि अगर ओल्डर एज ग्रुप में किसी को एंटी हाइपरटेंसिव शुरू करनी, तो सबसे पहले ऑलवेज गो विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सबसे सेफ ड्रग मानी जाती है। बस एक दो इसके यही कंट्राइंडिकेशंस हैं। अब एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर के साथ साथ एआरबीज को भी साथ में ही लेके चलिएगा, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन भी सेम है। एस इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं, अभी हमने जो रास वाला मैकेनिज्म पढ़ा था, रास वाला मैकेनिज्म पढ़ा था, तो जहां से जो एस जो है काम करता है, तो उसी को वहीं पे ये क्या करते हैं, एस इनहिबिटर इनहिबिट कर देते हैं। यानी एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने नहीं देते हैं। तो जब एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट नहीं हो पाता, एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो वासो कंस्ट्रिक्शन ये नहीं करा पाते, है ना, वासो कंस्ट्रिक्शन नहीं कराएगा। तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा ड्यू टू, अब वासोडाइलेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है कुछ हद तक ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो एस इनहिबिटर बेसिकली कहाँ पे काम करती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कहाँ से निकलता है, लंग्स से निकलता है। काम क्या है उसका, एंजियोटेंसिन 1 जो लीवर से निकल रहा है उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, और जब वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो वो वासो कंस्ट्रिक्शन नहीं कराता है, तो वेसल्स क्या होती है, डायलेट रहते हैं, और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये एस इनहिबिटर्स का काम करना था। एआरबीज क्या, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये एस इनहिबिटर था जो एंजाइम पे इफेक्ट कर रहा था,
और ये जो है एआरबीज है, ये क्या है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। एंजियोटेंसिन 1 के जो रिसेप्टर है, जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने दे, वहां पे ये इसको ब्लॉक करती हैं। दोनों में एक जो माइनर सा डिफरेंस ये है कि जो एस इनहिबिटर्स होती थी, एस इनहिबिटर्स, ये जो ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को या ब्रेकडाउन को भी रोकती थी। ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, इसको जो है ये रोकती थी एस इनहिबिटर्स। लेकिन एआरबीज का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब ब्रेडिकाइनिन अगर मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा, तो ब्रेडिकाइनिन जो है वासोडाइलेशन का काम करती है। एक तो एस इनहिबिट, ये एस एंजाइम को इनहिबिट करके वासोडाइलेट करा रहा था, वासो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने दे रहा था। दूसरे ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन को रोक रहा था। ब्रेडिकाइनिन का काम क्या है, वेसल्स को डायलेट करना। तो दोनों मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लाती थी, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो आसानी के साथ जो है वो कम हो जाता था, बढ़ा हुआ। और एआरबीज का उनका जो है ब्रेडिकाइनिन पे कोई इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज जो है ऊपर जो है रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती हैं। एंजाइम को ना ब्लॉक करके ये क्या करती हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। तो कंडीशन जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। बस इसका एस इनहिबिटर का एडिशनल जो फायदा है वो ये है कि ये ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन को भी रोकता है। अब इसका जो एस इनहिबिटर्स का एक खास बात ये है कि जो भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिया क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन है वो क्या है, वो नैरो हो रहा है ना, कहीं पे ब्लॉकेज हो रही है, नैरो हो रहा है। ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अब ध्यान लगाइए, अगर हम एस इनहिबिटर इस्तेमाल करें तो इसमें फायदा होगा या नहीं होगा। दो तरीके से ये फायदा करेगा। एक तो ब्रेडिकाइनिन को नहीं ये ब्रेक होने देगा, तो ब्रेडिकाइनिन क्या करेगी, वेसल्स को डायलेट करेगी। दूसरे ये क्या काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है। तो वो क्या करें, वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देंगी। तो दोनों मिला के क्या कर रही है, वेसल्स को डायलेट ही कर रही है। राइट। इस्केमिक इस्केमिक हार्ट डिजीज में हमें चाहिए क्या, जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन है जो नैरो हो रहा है वो थोड़ा सा डाइलेटेड ही रहे, ताकि हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई जितनी चाहिए उतनी मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उनको अगर एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करने सबसे पहले एस इनहिबिटर स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। ऑल पेशेंट्स विद आईएचडी शुड बी पुट ऑन एस इनहिबिटर। इनका बहुत अच्छा इफेक्ट है इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट में। तो ये एक इसका क्या हो गया, इंडिकेशन हो गया, इसका एक इंडिकेशन हो गया। सेकंड जो इसका इंडिकेशन है एस इनहिबिटर का, वो है डायबिटिक्स विथ नेफ्रोपैथी। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन्यूरिया होती है, नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई यानी प्रोटीन्यूरिया शुरू हो गया। तो एस इनहिबिटर्स का एक काम और है, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्यूरिया को रोकते हैं, स्लो करते हैं या डिक्रीज करते हैं प्रोटीन्यूरिया को। तो दो, एक तो इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट, दूसरे डायबिटीज विद नेफ्रोपैथी, ये दो इसके जो है वो इंडिकेशन है जिसमें एस इनहिबिटर्स को शुरू कराया जाना चाहिए एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक। कंट्राइंडिकेशन क्या है एस इनहिबिटर की, अभी मैंने बात की थी। बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर है, बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी को स्टेनोसिस हो रही है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब उसका ल्यूमेन जो है ऑलरेडी अक्लूडेड है, स्टेनोसिस हो गई, बहुत शार्ट है। और यहाँ पे क्या चाहिए, ब्लड की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए किडनीज को, और वो अगर डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है, तो वहां पे क्या इस्कीमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, किसमें, किडनीज में भी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, किडनीज फौरन के फौरन क्या है, रेनिन को रिलीज करती हैं। रेनिन, अब वही रास सिस्टम पूरा का पूरा जो है वो एक्टिवेट होता है। तो फिर वेसल्स को ये क्या करते हैं, और जो इधर की तमाम वेसल्स है इसको भी ये क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं। जब ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से कंटिन्यूअसली जो है ब्लड की सप्लाई होती रहेगी। तो कम से कम जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत ये बाइलेटरल रीनल स्टेनोसिस में ये जो रास वाला पूरा सिस्टम है ये वर्क करता है। अब मान लीजिए हमने एस इनहिबिटर दे दिया, तो रास वर्क करेगा नहीं, ये पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। एस इनहिबिटर्स अगर हम दे रहे हैं या एआरबीज हम दे रहे हैं तो सिस्टम फेल हो गया, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है पूरी। तो यहाँ पे तो चाहिए हमको ब्लड फ्लो तेज, ताकि ब्लड जो आसानी के साथ जो स्टेनोज्ड आर्टरी है वहां से क्रॉस कर सके। लेकिन जब हमने एस इनहिबिटर या एआरबी दे दी, तो वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, तो प्रेशर यहाँ आते आते एकदम कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई जो है वो किडनीज को कंटिन्यूअसली जो है वो कम मिलेंगी, और एक वक्त आएगा कि किडनी फेल भी हो सकती है। तो इसलिए इस कहा जाता है कि बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर या एआरबीज को कभी भी यूज नहीं किया जाना चाहिए।
ठीक है। अब एस इनहिबिटर का एक जो है कॉमन साइड इफेक्ट है, बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, दोनों का है लेकिन एस इनहिबिटर का ज्यादा है। वो क्या है? ड्राई कफ। मोस्ट, अगर एस इनहिबिटर पे कोई पेशेंट है, 20% पेशेंट जो अक्सर इसकी कंप्लेन करते हैं ड्राई कफ की। अब एक मिनट, एस इनहिबिटर की ड्रग कौन कौन सी है? किसी को पता है? एस इनहिबिटर्स में ड्रग कौन कौन सी होती है? तो भाई जितने भी ये प्रिल वाला सफिक्स है, प्रिल वाला, ये सब के सब एस इनहिबिटर्स हैं, जिसमें भी सफिक्स प्रिल लगा हुआ है। अब याद करिए। नालाप्रिल। हाँ, एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सब के सब क्या है? कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इनहालप्रिल, ये एस इनहिबिटर्स हैं जिसमें भी प्रिल लगा हुआ है सफिक्स। तो इनको, इनका जो एक साइड इफेक्ट है वो क्या है? ड्राई कफ है। कंट्राइंडिकेशन क्या है? बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें कभी भी यूज नहीं कराना है। और जो इनके इंडिकेशन है वो क्या है? इस्केमिक हार्ट डिजीज और डायबिटीज विद नेफ्रोपैथी, यहाँ पे आंख बंद करके इस्तेमाल कराना है। ठीक है। साइड इफेक्ट में एक दो साइड इफेक्ट और भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड जो साइड इफेक्ट है वो किसका है? वो ड्राई कफ का है। इसके अलावा रेयर में एंजियोन्यूरोटिक एडिमा भी होता है, बट कॉमनली रिपोर्टेड जो है वो ड्राई कफ ही है, एस इनहिबिटर्स का और एआरबीज का भी। अब एआरबीज जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर्स जिनको हम कहते हैं, है ना, एआरबीज, इसमें जो सफिक्स लगता है एआरबीज में, वो कौन सा सफिक्स लगता है? चलो। सार्टन। ठीक है। एआरबीज में जो सफिक्स लगता है वो सार्टन, लोजार्टन, टेल्मीसार्टन, है ना, वल्सार्टन, इर्बेसार्टन, ओल्मेसार्टन, ये सब के सब क्या है? एआरबीज हैं जिसमें भी सफिक्स सार्टन लग गया, ये एआरबीज होती हैं। कॉमन जो सबसे कॉमनली यूज्ड एआरबी है वो टेल्मीसार्टन एंड लोजार्टन। हाँ, टेल्मीसार्टन और लोजार्टन, इसके अलावा अल्मेसार्टन है ना, वालसार्टन है, इर्बेसार्टम है, ये भी है, यूज होती हैं। ठीक है। तो ये एआरबीज का भी इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। बस एआरबीज का एक ये था कि वो ब्रेडिकाइनिन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके जो इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, वो अभी जो हमने एस इनहिबिटर्स में पढ़ा है वो वही के वही है। ड्रग में क्या है? जिसमें भी सार्टन लगा है वो एआरबीज ड्रग। देखिए डोज कभी भी इसकी हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड जो है डोज को एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब आइए बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी एक टर्म में हम कहें तो बीटा ब्लॉकर्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। अब इनका जो सफिक्स होता है, अभी किसी ने कहा था लॉल, वो इसका होता है, बीटा ब्लॉकर्स का। अब याद करिए तो बहुत सारे, एटनेलॉल, मेटोप्रोलाल, है ना, बाइसोप्रोलाल, नेबियोलाल, लेबेटोलाल, सबके सब क्या है? ये बीटा ब्लॉकर्स हैं जो यूज होते हैं। अब ये क्या करती हैं? बीटा ब्लॉकर्स कैसे काम करती हैं? तो एक तो जो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है या सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसको इनहिबिट करती है। इनहिबिट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, इसको भी ये ड्रग जो है ये इनहिबिट करती है। अब ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को जब ये इनहिबिट करती है तो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है किसका? कार्डियक मसल्स का, उसको भी ये रिड्यूस कर देती हैं। कार्डियक कंट्रैक्शन इसको ये रिड्यूस कर देंगी, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ये इनहिबिट कर रहे हैं। तो कार्डियक कंट्रैक्शन जो होगा वो रिड्यूस होगा, तो जब हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट ये भी कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली जो है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है। ये बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर्स जो है वो इसी तरीके से काम करती हैं। अब इसमें जैसे ये कहा जाता है कुछ सिलेक्टिव होती हैं, कुछ कार्डियो सिलेक्टिव होती हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव होती हैं। तो अलग अलग इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन दी गई है। बेसिकली सबका सबका जो वर्क है वो यही है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को रिड्यूस करना है, इनहिबिट करना है,
कार्डियक कंट्रैक्शन उससे कम होगा, कार्डियक कंट्रैक्शन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। अब ये जो है बीटा ब्लॉकर्स जो है किसमें हम यूज करा सकते हैं ना, जिसको हम कहते हैं इंडिकेशन। तो हमने एक जगह पे अभी हमने बात की थी कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज में एस इनहिबिटर्स को यूज कराना चाहिए, साथ में इस्चेमिक हार्ट डिजीज में ही बीटा ब्लॉकर भी यूज कराई जाती है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज में बीटा ब्लॉकर्स जो है यूज कर, क्यों? क्योंकि अंजाइना का जो सिम्टम्स होता है तो उसमें क्या होता है, पेन तो होता ही होता है, साथ में ब्लड प्रे सॉरी जो कार्डियक कंट्रैक्शन है या यूं कह लीजिए कि जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज कर जाती है, तो हार्ट बीट को कम कराना है वहां पे। एंजाइना की कंडीशन अगर है तो वहां पे हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो हार्ट बीट को कम कराना पड़ता है यहाँ पे इस्चेमिक हार्ट डिजीज में, उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स को यूज कराया जाता है। अब इसका जो कंट्राइंडिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स का वो ये है कि कभी भी अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट में नहीं यूज कराना है। ये कंट्राइंडिकेशन है अस्थमा एंड सीओपीडी का पेशेंट। और एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है जिसमें बहुत काशन के साथ हम यूज करा सकते हैं, डायबिटीज। क्योंकि अगर मान लीजिए ये हार्ट रेट को स्लो कर रहा है, हार्ट रेट को स्लो कर रहा है, कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन डायबिटिक है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, तो सेम सिम्टम्स जो है बीटा ब्लॉकर्स भी करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, कार्डियक आउटपुट कम करेगा, उससे ब्लड प्रेशर कम करेगा। तो अगर किसी को साइन एंड सिम्टम्स जो हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये उसको क्या करता है, मास्क कर लेता है, मास्क ढक लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज पेशेंट्स में अगर बीटा ब्लॉकर को यूज करें बहुत काशन के साथ, अदरवाइज कोशिश ये की जाए कि ना ही यूज कराया जाए। साइड इफेक्ट्स जो ये इसके कंट्राइंडिकेशन, अस्थमा एंड सीओपीडी, डायबिटिक्स, है ना, या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज किसी को, साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकते हैं, एक तो ब्रेडिकार्डिया। अब जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं, कार्डियक कंट्रैक्शन को रिड्यूस करवा रहे हैं, तो इसका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। एंड ब्रांको स्पाज्म हो सकता है कुछ कंडीशन में, ब्रांको स्पाज्म ये जो है। अब इसकी ड्रग्स जो है, जितने में भी लॉल लगा हुआ है, लेबेटालॉल है, प्रोपेनलॉल है ना, एटनेलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, ये सब के सब इसकी ड्रग्स हैं। अब इसके बाद सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसको हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं, सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या जिनको हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं। अब इसका सफिक्स क्या होगा, कोई अल्फा ब्लॉकर्स का सफिक्स बता दे। अल्फा ब्लॉकर्स का सफिक्स, इसका जो सफिक्स होता है ओसिन, अल्फा ब्लॉकर्स में जो है लास्ट में ओसिन मिलेगा आपको, ओसिन लगा हुआ है सफिक्स। जैसे ना डॉक्साजोसिन है, पैराजोसिन है, टेम्सुलोसिन है, ये सब के सब क्या, इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो पैराजोसिन, खासतौर से जो ये अल्फा ब्लॉकर्स यूज होती हैं, जो बीपीएच का पेशेंट है कोई, बीपीएच प्लस हाइपरटेंशन, उनके में अल्फा ब्लॉकर्स जो है एक इंडिकेशन है। और यही ये जो ड्रग्स हैं पैराजोसिन, डैक्साजोसिन या टाइमोसोलिसिन, ये सब के सब जो है किसमें, इनका जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कह लीजिए वो बीपीएच प्लस हाइपरटेंसिव पेशेंट में। अब ये जो एजेंट्स हैं ये किसको ब्लॉक करते हैं, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, नार एपिनेफ्रिन या नार एड्रेनलिन के लिए। तो नार एड्रेनलिन का जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको ये ब्लॉक करते हैं, नार एड्रेनलिन के रिसेप्टर को ये ब्लॉक करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वासोडाइलेटेशन होता है। वासोडाइलेटेशन होता है, वासोडाइलेशन के नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब बीपीएच के पेशेंट में क्यों इसको यूज कराएंगे, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया उसको ये कम कर देगा, नहीं, बल्कि उससे जो इफेक्ट है किस पे, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, फ्रीक्वेंसी, इस पे इसका जो इफेक्ट आता है।
अब नॉर्मली जो है बीपीएच के पेशेंट में क्या होता है, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, है ना, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, बार बार तो वो यूरिनेशन के लिए जाता है, लेकिन जो है ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाता है। तो ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए खास तौर पे तो ये जो है वासोडाइलेटेशन के लिए, इसलिए जो है बीपीएच के पेशेंट्स में ये अल्फा ब्लॉकर्स को यूज कराया जाता है। अब इनका जो साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट जो है वो पोस्चरल हाइपोटेंशन है। तो इसलिए जब भी अल्फा ब्लॉकर को यूज कराया जाता है तो उस पेशेंट को एक खास बात बताई जाती है, ये कि रात में, नाइट टाइम में अगर कभी भी वो यूरिनेशन के लिए वो उठ रहा है तो सडनली उसको बेड से नहीं उठना है, सडनली उसको नहीं उठना, अदरवाइज वो कोलैप्स कर जाएगा। लेटा हुआ उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर एकदम लो कंडीशन में रहता है, तो जैसे ही वो खड़ा होगा तो पोस्चरल हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगा और वो वहीं पे कोलैप्स कर, तो उसको एक एडवाइस दी जाती है कि जब भी आप अपने बेड से उतरिए तो कम से कम 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट तक वो पैर नीचे करके बेड से बैठा रहे, ना, पैर को नीचे करके बेड पे वो बैठ जाए 1 मिनट तक, उसके बाद फिर वो यूरिनेशन के लिए जाए, अदरवाइज वो वहीं पे कोलैप्स कर जाएगा। पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है इसका साइड इफेक्ट है, किसका, अल्फा ब्लॉकर्स का। अब आइए सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स, जो सेंट्रली एक्ट करते हैं, सेंट्रली एक्ट करते हैं, इसको कहा जाता है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स भी कहा जाता है। इसमें एक बहुत कॉमन ड्रग है मेथाइल डोपा। अब ये जो मेथाइल डोपा है, इसका बताइए प्रेगनेंसी में कहाँ यूज होता है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाँ, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर, या स्पेशली ना प्री इक्लेम्सिया की एक्लेम्शिया। जो कंट्री है, प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन, वहां पे मेथाइल डोपा का बहुत ज्यादा यूज होता है। रिजरपीन भी है और क्लोनिडीन भी है। ये क्या है, ये सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स हैं। तो अब इनका जो काम है, ज्यादातर जो मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन, ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ये ज्यादा यूज होती हैं। लेकिन इन ड्रग्स को कभी भी बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज नहीं करना चाहिए। ये जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं, इनको कभी भी बीटा ब्लॉकर के साथ यूज नहीं कर, क्यों, क्योंकि दोनों का काम क्या है, ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये दोनों के दोनों उसको इनिबिट करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी और ये सेंट्रली एक्टिंग भी। तो जब दोनों के दोनों सिंपैथेटिक सिस्टम को इनिबिट करेंगे तो ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इन ड्रग्स को, जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है, इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि ये डिप्रेशन काज करती है, और ये जो डिप्रेशन काज करती है वो रिजर्पिन से सबसे ज्यादा। अब रिजर्पिन से डिप्रेशन होता है तो इसलिए कहा जाता है जो कुर्से दबाव शिफा हमारी है, कुर्से दबाव शिफा, तो उसको किसी पेशेंट में कंटिन्यूअसली मोर देन 3 मंथ के लिए नहीं यूज कराना चाहिए। उससे ये डिप्रेसिव फीचर जो है वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। किस लिए, क्योंकि उसमें भी क्या है, रिजर्पिन होता है। अब सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स का ये भी है कि इनको कभी भी अचानक से इनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, इनको धीरे धीरे ग्रेजुअल इनका जो है विड्रॉल किया जाता है। अगर अचानक से इसको विड्रॉ कर लिया गया तो रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है, रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। अब डिप्रेशन क्या है इसका, एक साइड इफेक्ट भी है और इसका कंट्राइंडिकेशन भी है। डिप्रेशन जो है इन ड्रग्स से होता है, साथ में अगर कोई पेशेंट जो है डिप्रेशन का ऑलरेडी शिकार है तो उसको कभी भी हम सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स नहीं देंगे। इसमें यही तीन है, मिथाइल डोपा, रिजर्पिन एंड क्लोनिडीन। अब एक आइए जो यूज होती है डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर, ये कब यूज की जाती है, कि जब अभी हमने पीछे जितने भी दवाएं पढ़ी है ना, उन दवाओं को यूज करने के बावजूद भी अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अदर जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव मेजर थे ओरल हमने ले लिए, वो काम नहीं कर रहे, तब जाके ये यूज किया जाता है डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर्स। इसमें दो दवाएं हैं जो यूज होती हैं, हाइड्रालजीन एंड मिनॉक्सिडिल। ठीक है, ये दो ड्रग हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर्स, ये कब यूज की जाती हैं, जब दूसरी जो ड्रग्स हैं वो मतलब फेल हो गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तब इनको यूज कराया जाता है, अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन में इसको यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जो है ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया काज करती है, फ्लूइड रिटेंशन। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, उसके जैसा सिंड्रोम जो है ये डेवलप कर देती है। तो और मिनॉक्सिडिल का एक अलग से जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ काज करती है ये ड्रग, मिनॉक्सिडिल। ये हिर्सुटिज्म वाली कंडीशन जो है डेवलप करा देती है।
तो इनको नॉर्मली नहीं यूज कराया जाता है, लेकिन अगर जो दूसरी ड्रग्स हैं वो फेल हो गई हैं तो डायरेक्ट वासोडाइलेटर्स जो हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल है, इनको यूज कराया जाता है। ये जो वास्कुलर स्मूथ मसल है इनको रिलैक्स करती हैं और वासोडाइलेटेशन काज करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक है, अब एक लास्ट स्लाइड, ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है? एक तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, दूसरा आता है प्री इक्लैम्सिया। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री इक्लैम्सिया में क्या फर्क होता है? तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जो है, ठीक डिफिनेशन जो वही है, मोर देन 140 90 mmHg आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो डिफिनेशन है किसकी? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की। अब इसी में प्रोटीनूरिया को ऐड कर दीजिए। अगर साथ में प्रोटीनूरिया भी पाया जा रहा है तो वो हो जाता है प्री इक्लैम्सिया। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में प्रोटीनूरिया नहीं पाया जाता, बाकी तमाम डिफिनेशन सेम है। ब्लड प्रेशर एलिवेटेड टू मोर देन 140 90 mmHg आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट प्रोटीनूरिया अगर है तो वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, एंड विद प्रोटीनूरिया अगर वो है तो दैट इज प्री इक्लैम्सिया। अब क्रोनिक हाइपरटेंशन किसको कहेंगे? ये जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की यहाँ तक की डिफिनीशन को रख लीजिए साथ में, यहाँ तक की आफ्टर 20th नहीं बल्कि बिफोर 20th वीक प्रेगनेंसी, यानी पहले से ही उसको ब्लड प्रेशर की डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज पहले से है, और उसने कंसीव कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में वो जो हाइपरटेंशन होगा उसको हम कहेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, यानी पहले से उसको हाइपरटेंशन की डिजीज है, तो वो हो जाता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। अब लास्ट में ये क्रोनिक हाइपरटेंशन भी सुपर इम्पोज्ड प्री इक्लेम्सिया, किसी को ऑलरेडी पहले से प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन था और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हाइपरटेंसिव जो कंडीशन थी वो वर्स हो गई और ज्यादा बिगड़ गई, साथ में प्रोटीन्यूरिया भी डेवलप हो गई। ऑलरेडी वो हाइपरटेंसिव पेशेंट थी, उसने कंसीव कर लिया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका ब्लड प्रेशर जो है अनकंट्रोल्ड हो गया, साथ में प्रोटीन्यूरिया डेवलप हो गई, तो अब इसको हम कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। अब एज ए फिजिशियन हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, अगर हमने प्री एक्लेम्सिया को डायग्नोज कर लिया तो हमें क्या फौरन के फौरन उसको रिफर करना है कहाँ पे? ऑस्टेट्रिशियन के पास, कि वहां पे इसका ट्रीटमेंट। हाँ, ये कहा जाता है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस अगर प्रेगनेंसी में है तो उस वक्त आईवी लेबेटोलॉल, ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी आईवी लेबेटोलॉल जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। अदरवाइज जो है निफेडिपिन और मिथाइल डोपा ये भी इसमें यूज होती हैं। सर मैग्नीशियम सल्फेट भी तो यूज कर। करने को तो बहुत कुछ, अब वो प्रेगनेंसी वाले बताएंगे ना क्या क्या और करते हैं। मैंने क्या कहा, एज ए फिजिशियन हमारे पास इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हमें अगर हमने डायग्नोज कर लिया तो हमें फौरन के फौरन रिफर करना उसको यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। और वहाँ पे जो खासतौर से आईवी लेबेटोलॉल जो है यूज की जाती है प्रेगनेंसिया की कंडीशन में, निफेडिपिन है, मिथाइल डोपा है, ये जो ड्रग्स हैं ये प्रेगनेंसी में सेफ हैं, यूज की जा सकती हैं। अब जितने सफिक्सेस यूज हमने किए हैं लाइक प्रिल, है ना, सार्टन, चलिए बताइए ये किस किस क्लास की ड्रग्स हैं? जैसे प्रिल किस में लगता है सफिक्स के तौर पे? एस एलिवेटर। हाँ, एस एस। इनहिबिटर। लास्ट टाइम यहीं से मैचिंग का क्वेश्चन आया था ना, ड्रग्स के नाम थे और उसको मैच करना था। एआरबीज में सार्टन। सार्टन है ना, ठीक। अब ओसिन्स कौन से ग्रुप की है? अल्फा। अल्फा ब्लॉकर्स। और इसका सबसे अच्छा इंडिकेशन जो है अल्फा ब्लॉकर्स का वो बीपीएच के पेशेंट है। लॉल
जो है ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर। सेंट्रल। लाल जो है वो एक लाइन में याद रखिए कि ये बीटा ब्लॉकर्स है ना। और डिपीन कैल्शियम। कैल्शियम चैनल कैल्शियम ब्लॉकर्स। चैनल। आइड जो है वो किसके लिए यूज होता है? डायबिटिक्स। डायबिटिक्स। ठीक। तो ये जो है ये मेजर क्लास है ड्रग्स के। जो सफिक्स के, अगर सफिक्स से हमें याद हो जाए ना, ड्रग का नाम भले ना याद हो, ड्रग का नाम भले ना याद हो, अगर हमें ये जो सफिक्स याद है तो इसी से हम जो है कम से कम वो किस क्लास की है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, इसमें बस इतना ही। आ, इसके अलावा जो पेरेंट्रल रूट की है, पेरेंट्रल रूट में अगर ज्यादातर जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है या अर्जेंसी होती है, वहां पे अगर पेरेंट्रल रूट में आपको यूज करना है तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक नाम याद रखिए, ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसके अलावा अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ गई प्रेगनेंसी में तो आईवी लेबेटोलॉल यूज करते हैं। बाकी ओरल